नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 27 मार्च 2022 की आज की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में। आज हम संडे का दिन है तो वीकली रिवीजन करने वाले हैं। जितना आप सबको पिछले दिनों में पढ़ाया है वो सब रिवीजन, लगभग मैंने 60 सवाल इसमें शामिल किए हैं और आपको कितना कुछ याद रहा उन सबको देखते हैं। 27 मार्च 2022 संडे का दिन, और आपको टेलीग्राम लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया है जिस पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। और ये नंबर, अगर किसी को ये लिंक ना मिले तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए, नंबर है 8947832370। अब बिना किसी देरी के मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। अब पूरी डिटेल में बात नहीं करके सिर्फ सवालों का रिवीजन हमें करना है। तो सबसे पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जरा देखिए और उसका जवाब देने की कोशिश करिए। सवाल यह है कि 22 मार्च 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक दस्तलिक या दुस्तलिक जो अभ्यास है वो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। तो मित्रों, दो देश हैं, भारत और उज्बेकिस्तान। उन दोनों देशों के बीच में अभी इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, तो ये दोनों ध्यान रखना। यहाँ पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा दुस्तलिक जो अभ्यास है, या दस्तलिक भी इसको कह सकते हो आप लोग, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने। इस दस्तलिक अभ्यास का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने जो इंद्रवृज 6 नाम से पढ़ा था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। और भारत और किस के बीच में आयोजित हुआ था, ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ था। तो भारत और जापान के बीच में जिम्बेक्स आयोजन होता है। इसके अलावा वो क्वाड देशों का मालाबार युद्धाभ्यास है, वो भी 2 देश ये भाग लेते हैं। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिएगा क्या है आपकी स्क्रीन पर। ब्रिक्स टीका अनुसंधान व विकास केंद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। तो ब्रिक्स देशों का टीके के अनुसंधान को लेकर और विकास को लेकर एक सेंटर की स्थापना की गई है, वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, इसका लॉन्चिंग का कार्य जो है वो मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। और भारत की दुनिया का सबसे बड़ा वो देश बन चुका है जिसने कोविड-19 जो है, उस कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो दुनिया के तमाम देशों तक उपलब्ध करवाने की कोशिश जो है वो की है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी भारत ने इस मुहिम में हेल्प भी की है। तो मनसुख मांडविया भारत के परिवार कल्याण एवं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इनके द्वारा ब्रिक्स देशों के टीका अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 की इसकी जो थीम है वो क्या थी। तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी टीबी को एंड करने में और लाइफ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा जो इन्वेस्ट है वो करना चाहिए। तो इसमें सही थीम जो है वो आपका पहला सवाल एकदम सही है। इन्वेस्ट टू एंड, एंड END, एंड यानी समाप्त करने वाला है, खत्म करने वाला है। तो हमें एंड करना है किसका, टीबी का, और लाइफ को हमें बचाना है। और 2025 तक भारत का ये मिशन है कि हम टीबी को क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किसके मध्य अभी हाल ही में किया गया। सुरक्षा कवच 2 नाम से इस अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में भारतीय सेना जो है उसके द्वारा और महाराष्ट्र पुलिस है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। विभिन्न प्रकार की होने वाली आतंकवादी गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, काबू पाने के लिए भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में इस प्रकार का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। तो मित्रों, आप इन सब सवालों को एक बार बस सुन लीजिएगा, ज़्यादा रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद रह जाएगी। क्षेत्रीय पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए कोलेब्रोट टू कॉर्नर थीम के साथ TAAI यानी इंडियन टूरिज्म के क्षेत्र में है, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन जो है उसके 66वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ करने वाला है। ये एसोसिएशन जो है वो मुंबई में इसकी स्थापना हुई है। ये मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है मेरे मित्रों। TAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय तो है मुंबई में, इसका मुख्यालय तो है मुंबई में, ये भी ध्यान रखिएगा। मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। ये मैं पहले ही आपको लिख देता हूँ, मुंबई में इसका मुख्यालय। प्लस हमें याद क्या करना है कि अभी हाल ही में इन्होंने ये फैसला किया है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में इस प्रकार के हमारे 66वें सम्मेलन का क्या करने वाले हैं, आयोजन करने वाले हैं। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कुटे, जहाँ पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आई हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा।
भारत टीबी से उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया? भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो इसका सही जवाब है 2025 तक भारत जो है वो टीबी का उन्मूलन करना चाहता है। तो 2025 इसका सही जवाब होगा। 2025 तक भारत टीबी का क्या करेगा? उन्मूलन करने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिएगा आपका क्या है। गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एबेल पुरस्कार जो है वो 2022 में इनमें से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पार्लेन सुलिवन जो है इनको यह पुरस्कार दिए जाने की अभी हाल ही में क्या की गई है? घोषणा की गई है। डेनिस पार्लेन सुलिवन जो है इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता को श्री रामानुजन पुरस्कार जो है, श्री रामानुजन पुरस्कार जो है वो दिए जाने की क्या की गई है? घोषणा की जा चुकी है और इनको ये पुरस्कार दिया भी जा चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत का पहला माउंटेन टेरेन एथलीट प्रशिक्षण जो है वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अभी हाल ही में शिमला हिमाचल प्रदेश, पणजी गोवा, लद्दाख जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है शिमला हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में माउंटेन टेरेन एथलीट को प्रशिक्षित करने का एक केंद्र जो है वो शिमला में हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। सुजलाम 2.0 का शुभारंभ हाल ही में जल दिवस के अवसर पर किसने किया? तो यहाँ पर है सुजलाम 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में सुजलाम जल दिवस के अवसर पर किया गया। तो हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं, कौन से मंत्री हैं भैया? ये जल शक्ति मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी के द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार के सुजलाम 2.0 है इस प्रकार के मिशन की अभी हाल ही में इनके द्वारा शुरुआत की गई। और जल शक्ति मंत्री जो हैं वो कहाँ से सांसद हैं? वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री के पद पर अपना कार्य कर रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। अगला सवाल है, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी जिसने अभी हाल ही में जो पिछला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब था वो जीता था, आपको पता होगा, मैंने रिवीजन की कल की क्लास में यह बात आपको बताई है। एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका संबंध किस देश से रहा है? तो आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो पिछला लास्ट वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीतने वाली एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और इन्होंने अभी संन्यास की भी क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो ये ध्यान रखना, बहुत छोटा करियर इन्होंने खेला, उसके बाद संन्यास की घोषणा की है। अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है आपके सामने। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो जरा देखिए। यहाँ पर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जो है वो अभी हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान इनमें से कौन सा है? तो भारत इसमें से टोटल 146 देशों में से 136वां स्थान भारत का रहा। 136वां स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डाटा। 146 देशों को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई, इसमें से भारत का 136वां स्थान रहा। पिछले वर्ष भारत 139वें नंबर पर था, लेकिन अभी हाल ही में 136वें नंबर पर है। और मैं कह देता हूँ ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ढंग से इसको याद रखना। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जो है वो अभी हाल ही में जारी की गई है। 136वां स्थान भारत का इसमें रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है मित्रों वो है, देखिए, बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? और एक आपको भूमि मैपिंग के लिए एक दिशांक ऐप भी इस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? दिशांक ऐप जो है, उस दिशांक ऐप को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो ऐसा किया करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। कर्नाटक में आप लोगों को पता होना चाहिए बसवराज बोम्मई जो है वो यहाँ के क्या है? सीएम है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है जरा देखिएगा। यहाँ पर है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, मिस यूनिवर्स नहीं। मिस यूनिवर्स जो है वो हरनाथ संधू रही है। तो कैरोलिना बिलावस्का, टोनी एनसिंग, हरनाथ संधू, मनुश्री कुलर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा वो मेरे मित्रों क्या होगा? कैरोलिना बिलावस्का होगा, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की है? पोलैंड की रहने वाली है, इनका संबंध पोलैंड से है। और हरनाथ संधू जो है वो है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता अगर ये पूछा जाए, और पूछा भी जा चुका हाईकोर्ट एलडीसी में। मिस यूनिवर्स जो है, इस मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो हरनाथ संधू को प्राप्त हुआ है। और मिस वर्ल्ड का जो खिताब है पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने मित्रों जो है वो जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर।
एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन से देश को मिली है? एशिया कप 2022 जो क्रिकेट का विश्व कप है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ना कि हॉकी का। हॉकी का तो संपन्न हो चुका है, लेकिन यहाँ कौन से खेल की हम बात कर रहे हैं? क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और ये क्रिकेट का जो एशिया कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, कौन से देश को मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया जाएगा। आज तक सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला देश कौन सा है? तो भारत सबसे ज़्यादा बार एशिया जो है वो कप जो है वो जीतने वाला है। श्रीलंका को इस बार 2022 की मेजबानी मिली है। और भारतीय टीम के कप्तान जो है वो कौन होंगे? तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। रोहित शर्मा जो है वो भारतीय टीम के कैप्टन होने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो जरा देखिए क्या है। यहाँ पर है 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं कौन आए थे यहाँ पर? फूमिया किशिदो जो है, फूमिया किशिदो वो भारत दौरे पर आए। फूमिया किशिदो जो है वो आए। प्लस ये ध्यान रखना भारत और जापान के बीच में कई प्रकार के समझौतों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। जो मिनी हाई स्पीड ट्रेन हम लोग मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चला रहे हैं, जिसका सूरत पहला स्टेशन होगा, वो भी हम जापान के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। और नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। आपके सामने अगला सवाल जो है वो है सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया, यह है आपको बताना है। तो 19 मार्च को जो है वो इसका स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया। और कुलदीप सिंह इसके प्रमुख है। कुलदीप सिंह जो है वो इसके क्या है, वर्तमान में प्रमुख हैं। कुलदीप सिंह जो है वो सीआरपीएफ के हेड कह सकते हो आप लोग, कुलदीप सिंह हैं। 19 मार्च को इसका 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस समय देश के गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की आवश्यकता नहीं हो, इस बात पर बल दिया गया। आपको पता होना चाहिए ये सीआरपीएफ जो वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला एक अर्धसैनिक बल है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है वो 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन 20 से लेकर 22 मार्च तक अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन 20 से लेकर के 22 मार्च तक कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों यहाँ पर है 19 मार्च। तो अभी बताया था आपको सीआरपीएफ का दिवस मनाया गया था। और 1961 में स्थापित जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना तो पेरिस में हुई, लेकिन इसका सचिवालय बीजिंग चीन में है। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसकी 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। स्थापना पेरिस में, फ्रांस में की गई थी। और इसका सचिवालय जो है वो बीजिंग चीन में स्थित है। तो यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखिएगा, स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो स्थापना तो हुई थी यहाँ आपकी स्थापना, ये स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। और सचिवालय जो है इसका कहाँ पर है? सचिवालय, ये सचिवालय स्थित है आपका कहाँ पर भैया? चीन के बीजिंग में स्थित है। चीन के बीजिंग में यहाँ पर इसका क्या है, ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर है हरित ग्रीन ट्राइंगल का उद्घाटन किस देश में भारतीय राजदूत द्वारा किया गया? ग्रीन ट्राइंगल जो है वो महात्मा गांधी को समर्पित, महात्मा गांधी को समर्पित, महात्मा गांधी को समर्पित इस प्रकार के ट्राइंगल का उद्घाटन या फिर वहाँ पर किया गया। कौन से देश में ऐसा किया गया? तो आपने दक्षिणी अफ्रीका का अगर मैप देखा हो तो दक्षिणी अफ्रीका का जो मैप है मेरे मित्रों इस प्रकार का कुछ है। आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो ये दक्षिणी अफ्रीका जो है इसका ये वाला भाग है। यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर में अभी हाल ही में भारतीय जो राजदूत हैं उनके द्वारा महात्मा गांधी को समर्पित एक ग्रीन ट्राइंगल का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? मेडागास्कर में किया गया। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल है मेरे मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज इनमें से कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, आप लोग ये सब बात जानते होंगे। और सबसे लंबा जहाज जो अभी हाल ही में यहाँ पर प्रवेश किया है वो उसका नाम है एमवी रामप्रसाद। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा। तो रामप्रसाद बिस्मिल आज़ादी के दीवानों में सबसे बड़ा स्थान रखते हैं। और एमवी रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पर ये इस प्रकार के जहाज ने अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र में इस प्रकार की क्या की थी, यात्रा की। और अब तक का इस नदी में आने वाला सबसे बड़ा जहाज इसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान द्वारा किस देश को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए, किस दिन को इस्लामोफोबिया का
मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में रखा गया है। 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च। तो ध्यान रखिएगा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिवस मनाने के लिए 15 मार्च का दिन का जो प्रस्ताव है वो रखा, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव इनका क्या हो चुका है, पास भी हो चुका है। लेकिन भारत और फ्रांस ने इसका क्या किया, विरोध किया। भारत और कौन सा देश है जिसने इसका विरोध किया, वो ये दो देश हैं, भारत और इसका फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र में हमेशा से ही भारत का पक्षधर रहा है, कौन, फ्रांस। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के तौर पर हमेशा विरोधी रहा है चीन। सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता जो है इसको लेकर चीन हमारा विरोध करता रहा है, लेकिन फ्रांस हमारा साथ हमेशा से देता आ रहा है। चलिए अगली बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने यहाँ पर। ये सवाल है, मणिपुर का नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? जरा आपको यह सवाल का जवाब अभी हाल ही में देना है। तो जरा बताइए मेरे मित्रों, इसका सही जवाब आपके सामने क्या होगा। यहाँ पर नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन है, जरा देखिए और बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। भगवंत मान है, ये पंजाब के हैं। और देखिए सफलता क्या चीज़ होती है और लोगों के कैसे जो हैं वो दिन बदल जाते हैं। एक कॉमेडी शो में काम करते थे, उस समय इनके सामने एक समय था जब सिद्धू जी ठाके लगाते थे और सिद्धू जी की परमिशन से भगवंत मान कॉमेडी में अपना रोल अदा करते थे। लेकिन आज वही दिन है, सिद्धू साहब को कोई पूछने वाला नहीं है और ये उसी राज्य के सीएम है। इनकी पत्नी ने इन्हें कई साल पहले तलाक दे दिया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि पंजाब के सीएम बन चुके हैं, वापस वो आ चुकी है और लगभग कितने ही वर्षों से अपने बच्चों को लेकर ये विदेश से भारत वापस आ गई और ये कहती थी कि मैं इन्हें मन से क्या करती थी, हमेशा मिस करती थी। तो देखिए सफलता इसी का नाम है। आप लोग भी अगर सफल हो जाएंगे तो दुनिया भी आपसे नाता जोड़ेगी, और अगर आप सफल रहे तो दुनिया आपसे नाता तोड़ लेगी। तो जिसकी पत्नी छोड़कर चली गई और सालों बाद वापस सफल होने के बाद सफल हो गए तो उनसे मिलने वापस आ गई, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत आपसे दूर नहीं हो सकती। सफल होने के बाद अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। एन बीरेन सिंह अभी हाल ही में मणिपुर के नए सीएम बने हैं, ये बात आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के नए सीएम बन चुके हैं। गोवा के नए सीएम जो हैं वो प्रमोद सावंत बने हैं। पुष्कर सिंह धामी कहाँ के बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी साहब जो हैं वो उत्तराखंड के नए सीएम जो हैं वो बने। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम हैं। और एन बीरेन सिंह जो हैं वो किसके हैं? तो मणिपुर के हैं। भगवंत मान कहाँ के हैं? तो पंजाब के हैं। गोवा वो पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। और अभी पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भी क्या कर दिया, समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की, और समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर है, दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रसादम रथ की हरी झंडी दिखाकर इनमें से किस व्यक्ति ने जो है इन रथों को रवाना किया था? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो संसद में लोकसभा जो है, उस लोकसभा के जो हमारे प्रमुख हैं वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा अध्यक्ष जो है ये पद कहाँ से आया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से देश से हमने क्या किया, ग्रहण किया? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन जो देश है उस ब्रिटेन देश से हमने ग्रहण किया है। और अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन से और कौन कौन से पद हमने ग्रहण किए हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। संसदीय जो हमारी प्रक्रियाएं हैं वो संसदीय प्रक्रियाएं और संसद का जो विशेषाधिकार है वो संसद का विशेषाधिकार भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया। इसके अलावा एकल नागरिकता का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया। विधि का शासन और विधि जो है उस विधि की प्रक्रिया, जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये सब भी हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? ब्रिटेन से ग्रहण किए। तो ब्रिटेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ओम बिरला जो है इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में दिल्ली से प्रसादम रथ योजना या प्रसादम रथ नाम के इस मिशन को शुरू किया। प्रसादम रथ का मतलब है दिल्ली के जितने भी अस्पताल है, मुख्यतः 7-8 अस्पताल जो है उनमें भोजन की निःशुल्क व्यवस्था के लिए इस प्रयास को शुरू किया गया है। चलिए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की। आपको यह बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? ऑस्ट्रेलिया के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो है वो भारतीय डेलीगेशन या भारतीय प्रधानमंत्री के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो वो कौन है? फूमियो किशिडो है या फिर फूमियो किशिडो हैं, या स्कॉट मॉरिसन है, महिंद्रा राजपक्षे, गोताबाया राजपक्षे। ये दोनों जो हैं वो श्रीलंका की सत्ता पर काबिज हैं। 2 भाई हैं, एक भाई राष्ट्रपति है और एक भाई क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री है। स्कॉट मॉरिसन इसका सही जवाब होगा। फूमियो किशिडो का संबंध कहाँ से है? तो जापान से।
फूमियो किशिडो का संबंध किस देश से है, तो जापान से इनका संबंध है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें जो है वो याद रही जाएगी और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। जापान इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा, जापान आप लोग इसको कर दीजिए। फूमियो किशिडो जापान के प्रधानमंत्री हैं और ऑस्ट्रेलिया के कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है। ये रहा नेक्स्ट सवाल और जरा जवाब दीजिए। चक्रवाती तूफान जिसको लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो है वहां पर चेतावनी अभी हाल ही में जारी की गई थी, ज़्यादा नुकसान उसकी वजह से हुआ नहीं। वो तूफान था कौन सा, आसनी तूफान। आसनी तूफान को लेकर के अभी हाल ही में चर्चा की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्षेत्र में आया, तो आपके भारत का ये मैप है और इस ओर तो आपका लक्षद्वीप है, इधर वाली साइड में जो ये द्वीपीय क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये द्वीप जो है यहाँ पर ऐसे बढ़ता हुआ ये आगे की ओर चला, तो ये जो तूफान है उसका नाम है यासनी तूफान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वह विश्व गौरैया दिवस के बारे में है। तो यहाँ जरा देखिएगा, विश्व गौरैया दिवस जो है उसको लेकर हमने क्या बातचीत जो है यहाँ पर की है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष की थीम इसकी क्या रही, ये जरा बताइए। विश्व गौरैया दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। आई लव स्पेरो जो है इसकी सही थीम है। आई लव स्पेरो जो है वो इस बार इसकी 20 मार्च को मनाए गए गौरैया दिवस की क्या रही है, थीम रही है। आई लव स्पेरो जो है वो इसकी थीम, आई लव स्पेरो जो है वो इस बार की क्या रही, थीम रही। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। भारत ने एशियन यूथ जूनियर वर्ग में कुल 39 पदक जो हैं वो क्या किए थे, भारत ने इसमें जीते थे। तो अब आपको बताना है कि इसका आयोजन इनमें से कौन सी जगह पर किया गया था। भारत ने इसमें कुल मिलाकर कितने पदक जीते थे, तो भारत ने 39 पदक इसमें टोटल हासिल किए और आपको यह बताना है कि यहाँ पर जूनियर वर्ग में जीते थे और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन जॉर्डन में किया गया था और जॉर्डन की राजधानी जो है वो अम्मान है। क्या है, अम्मान यहाँ की राजधानी। और जॉर्डन का मैप पहले मैंने आपको दिखाया था जब डिटेल में इन सवालों की बात की थी। तो जॉर्डन में एशियन यूथ जूनियर वर्ग जो है इसने अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उस प्रतियोगिता में इस प्रकार के गेम्स में 39 पदक भारत ने जीते। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। यहाँ पर आपके सामने है, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी है, आपको ये बताना है। तो पहली पेपरलेस जो विधानसभा है उसको प्राप्त करने का गौरव जो है वो नागालैंड की विधानसभा को अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। नागालैंड की विधानसभा ने पहला पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव हासिल कर लिया है। पूर्वोत्तर राज्य जो है उनमें, पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर जो है उनमें अपना स्थान बनाने वाले राज्य नागालैंड के द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार की जो है वो शुरुआत की गई है, पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव हासिल कर लिया है। अगला सवाल जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। दुनिया की पहली 4 सीटों वाली फ्लाइंग टैक्सी मॉडल का अनावरण एरो मोबिल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा अभी हाल ही में किया गया। यह किस देश की कंपनी है, आपको बताना। ऑस्ट्रेलिया की, स्लोवाकिया की, हंगरी की, ऑस्ट्रिया की। तो ये ध्यान रखना, स्लोवाकिया की एक कंपनी है जिसका नाम है एरो मोबिल इंजीनियरिंग कंपनी। इसके द्वारा 4 सीट वाली एक टैक्सी सेवा जो है, एरो टैक्सी सेवा जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई है, शुरू की गई है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए मित्रों क्या है। यह है, अमेरिका के ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉनिटर कंसल्ट ने वैश्विक नेताओं की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की। उसमें से आपको बताना है इसमें शीर्ष स्थान किस नेता को प्राप्त हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉनिटर कंसल्ट द्वारा जारी की गई वैश्विक नेताओं की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे, यानी सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स में से अपना स्थान बना पाए। 21 मार्च को 2022 को वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो अभी हाल ही में नीति आयोग जो है उस नीति आयोग के द्वारा 21 मार्च को वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। अगला सवाल, जल दिवस 2022 की थीम आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है। जल दिवस 2022 की थीम जो है वो इनमें से कौन सी है और जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 22 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। कौन सा दिवस, 22 मार्च का दिन। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये दिन याद करने हैं। फिर 5 जून याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या किया जाता है, जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रति वर्ष जल दिवस का आयोजन किया जाता है और थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 दिवस में से कोई ना कोई दिवस पेपर में हर बार आता है। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल विजिबल, जो हमें अदृश्य जल है उसको क्या करना है, दृश्य जल में बदलना है। इस प्रकार की थीम इसकी रही है, तो ये इसका सही आंसर है। ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल विजिबल, इस प्रकार की थीम को आपको याद रख लेना है। जल दिवस 22 मार्च को अभी हाल ही में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिए। यहाँ पर है,
41वीं एनटीपीसी सीनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और मणिपुर में। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों क्या है? यहाँ पर 44वीं एनटीपीसी सीनियर पुरुष और महिला राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा, मनोज साहब जो हैं, मनोज सिन्हा जो है यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल अभी हाल ही में है। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। बड़े प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं सुधार की दृष्टि से। अभी कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है, विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है, उसने पूरा तहलका मचा दिया। और आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि कश्मीरी जो पंडित हैं उनको वापस वहाँ पुनर्वास करवाने के लिए कई कश्मीरी पंडित लौट रहे हैं, लेकिन सरकार की जो है वो जिम्मेदारी है कि उनको क्या कराएं? सुरक्षा मुहैया कराएं। तो कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि वापस वो जम्मू कश्मीर लौट जाएं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? 22 मार्च को 4 दिवसीय गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर अभी हाल ही में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों यहाँ पर 4 दिवसीय 22 मार्च को 4 दिवसीय बिजनेस गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन है, वो भी कहाँ पर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है आप लोग सब जानते हैं। एक तरफ जहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, एक तरफ जहाँ पंजाब के साथ लगती है, एक तरफ जहाँ इसकी पाकिस्तान के साथ लगती है और एक तरफ इसकी लद्दाख के साथ सीमा लगती है। तो ये सीमा लगने वाले मैंने सारे के सारे इसके क्षेत्र बता दिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, एक तरफ लद्दाख के साथ लगती है और एक तरफ जहां पंजाब है और एक तरफ हिमाचल प्रदेश है। इन सब के साथ जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है। उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर का कहाँ लॉन्च किया गया? यानी ब्रेन सेंटर जो है वो एक बनाया गया और इस ब्रेन सेंटर को कहाँ पर बनाया गया है? हाल ही में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी जो मद्रास है, उस आईआईटी मद्रास के द्वारा इस प्रकार के सेंटर को यहाँ पर तैयार किया गया। आईआईटी मद्रास में इसको लॉन्च अभी हाल ही में किया गया। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है आपकी स्क्रीन पर। 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना वर्ष मनाने वाला राज्य जो 22 मार्च 1912 को बंगाल से क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो है वो कई राज्यों को मिलाकर इसमें शामिल किया गया। तो ऐसा राज्य कौन सा है? उसका नाम आपको पता होगा, बिहार वो राज्य है। बिहार की विधानसभा है, उसने भी अपना शताब्दी वर्ष थोड़े दिन पहले मनाए थे। ओम बिरला जी उस हिस्से में शामिल होने के लिए वहां पर गए थे। और पिछले दिनों नीतीश कुमार जो हैं, कौन है भैया? नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार और यहाँ की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के अध्यक्ष जो है, उनके बीच में जो विवाद हुआ वो भी खूब चर्चा में रहा। तो नीतीश कुमार आपको ध्यान रखना है, यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। चलिए इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है? बिहार है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो जरा देखिए क्या है। यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम को कितने वर्ष के लिए विस्तार की मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एड्स के लिए चलाए गए इस प्रोग्राम को 5 साल के लिए बढ़ाने की क्या कर दी है? परमिशन प्रदान कर दी है। तो 5 वर्ष के विस्तार की परमिशन अभी हाल ही में दी गई है। 5 वर्ष का विस्तार जो है वो अभी हाल ही में इसको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। किसके बीच में? सेशेल्स और भारत के बीच में। सेशेल्स एक देश है और हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स देश जो है, इस सेशेल्स और भारत के बीच में इस प्रकार का यह आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और कहाँ पर आयोजित होता है? तो सेशेल्स में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। तो कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं? भारत और सेशेल्स जो है वो दोनों मिलकर इसमें हिस्सेदार हैं और दोनों जो हैं वो इस अभ्यास को कर रहे हैं। लेकिन कर कहाँ रहे हैं? तो सेशेल्स में कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड प्रतिक्रिया समन्वयक जो है वो अभी हाल ही में कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया? तो आशीष झा जो है वो इसके बनाए गए हैं। भारतीय मूल के आशीष झा को कोविड-19 में जो बाइडेन सरकार द्वारा ऐसा किया गया। जो बाइडेन जो है, जो बाइडेन के प्रशासन में ही शामिल है, ऐसा मान लीजिए। जो बाइडेन भारत की तरह वहाँ नहीं है, वहाँ जो काबिल व्यक्ति हैं और जो काम करने के इच्छुक है, उनमें से किसी भी व्यक्ति को जो बाइडेन जो है वो वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर जो है उसके सीईओ हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO में जो है
वो आपको पता होगा चीफ वैज्ञानिक के पद पर तैनात हैं। और कमला हैरिस पर अभी एलडीसी में सवाल पूछा गया, तो कमला हैरिस जो है वो ध्यान रखिएगा क्या है, पहली महिला उपराष्ट्रपति है, पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कहाँ पर? अमेरिका में। और भारतीय मूल से संबंध रखती है, तो यहाँ की उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का पद भारत ने कहाँ से लिया है, तो ये ध्यान रखना, हमने ये उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया है। सौम्या स्वामीनाथन की माताजी मीना स्वामीनाथन जो है वो अभी हाल ही में उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। चलिए अगला सवाल है, वाद्य यंत्र नरसिंहपेही नागस्वरम का संबंध किस राज्य से है और जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। तो मेरे मित्रों, ये बजाया तो हालांकि कई क्षेत्रों में जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः संबंध जो है वो कहाँ से है, तमिलनाडु से है। यहाँ इसको आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, इस क्षेत्र में खूब इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन सही जवाब इसका है कि तमिलनाडु जो है, यहाँ से इसको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु से इसको कौन सा टैग मिला है, जीआई टैग जो है। इसके माध्यम से जब चर्चा में चीज़ें आ जाती है तो उसका वैश्विक स्तर पर उपयोग होता है और उसके व्यापारीकरण में ज़्यादा दिक्कतें फिर नहीं आती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर है 23 मार्च को भगत सिंह शहीद दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो भगवंत मान हैं और उन्होंने क्या किया है, इसकी शुरुआत कर दी है कि भैया इस दिन क्या होना चाहिए, सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। तो भगवंत मान जो हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या की, अवकाश की घोषणा की थी। और इन्होंने अपना जो शपथ ग्रहण समारोह है वो खटकर कला गांव, जो भगत सिंह का गांव है, वहां पर क्या की, इसकी शुरुआत की थी। और अपने ऑफिस जो हैं उन ऑफिस में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह से अंबेडकर और भगत सिंह की इमेज लगाने का फैसला इन्होंने किया है। इसके अलावा एंटी करप्शन को लेकर के इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और कल एक महिला जो है वो इसमें पहली बार गिरफ्तार की गई थी इस हेल्पलाइन के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, मैंने पहले भी आपको बताया था। प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही इसकी थीम है। प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही जो है वो इसकी थीम है। कार्यवाही, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही जो है वो इसकी क्या रही है, थीम रही है। ये यहाँ से थोड़ा सा हटा दीजिएगा इसको, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही इसकी क्या रही है, थीम रही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। भारत के समाजवादी नेता जिनका 112वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई 23 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई, उनका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया बड़े समाजवादी नेताओं में इनका नाम क्या किया जाता है, शुमार किया जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी नेताओं में इनका। वैसे जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी नेता रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी समाजवादी नेता रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी भी समाजवादी नेताओं में मुख्य योगदान उनका रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निम्न में से किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जो है वो मान्यता अभी हाल ही में प्रदान की है। भारतीय नौसेना में इस प्रकार के समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता जो है वो किसको दी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आईएनएस शिवाजी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस पराक्रम और आईएनएस ऐरावत। तो इसका सही जवाब होगा आईएनएस शिवाजी जो है, आईएनएस शिवाजी को क्या किया गया, हमें हाल ही में एक्सीलेंस सेंटर जो है क्या है, एक्सीलेंस सेंटर के रूप में अभी मान्यता इसको प्रदान की गई है। एक्सीलेंस सेंटर का मतलब यह है कि भैया एक ही क्षेत्र विशेष पर बड़ा अनुसंधान यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए अगली बात करते हैं, अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन 24 से लेकर के 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये सवाल मैं 2 बार हालांकि करा चुका हूँ, एक बार और भी आएगा ये सवाल, तो समझ लीजिएगा। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है, तो हमारे इसके मंत्री जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कौन है भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य जो सिंधिया साहब हैं वो इस मंत्रालय के क्या हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसी मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में जो विंग्स इंडिया 2022 है इसका उद्घाटन भी किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर किया, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर आपके सामने है भारतीय विमानन प्राधिकरण, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। तो वैसे देखिए मैं यहाँ पर इस सवाल को दोबारा से कंफर्म एक बार और करता हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया। वो ये है कि भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इसमें
किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये सब मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण भी मिल रहा है इसमें, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ भी मिल रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये सब मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। और अब से पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया, तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद का कौन सा एयरपोर्ट है, बेगमपेट एयरपोर्ट है, वहां पर इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो, प्रधानमंत्री ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया। अभी हाल ही में विप्लवी गैलरी जो है वो भगत सिंह की जयंती पर यानी शहादत दिवस के अवसर पर इन्होंने इस विप्लवी गैलरी का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया, कोलकाता में किया। कोलकाता पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया। किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विप्लवी गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो कोलकाता पश्चिमी बंगाल में इस गैलरी का उद्घाटन किया गया। जो विभिन्न प्रकार की शहादत प्राप्त इस प्रकार के जो बहादुर है उन लोगों को समर्पित यह गैलरी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो मेरे मित्रों क्या है, 46 नंबर का सवाल है और यहाँ पर है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ विश्व सहयोग पर चर्चा के लिए यूजीसी एएसएपी का आयोजन कहाँ पे किया गया है। यूजीसी एएसपी जो है वो एक प्रकार का सम्मेलन है और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो विकास पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए, उसका आयोजन अभी हाल ही में त्रिपुरा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर किया गया। त्रिपुरा विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर इस प्रकार के सम्मेलन का क्या किया गया, एक आयोजन किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत का अपने पड़ोसी देश जो है उनके विकास और सहयोग पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर एयर क्वालिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो भिवाड़ी शहर जो अलवर का है। भिवाड़ी कहाँ का है भैया, अलवर राजस्थान का भिवाड़ी जो है, अलवर जो है राजस्थान, ये राजस्थान का अलवर भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन राजधानी शहर में अगर बात की जाए, किसमें, राजधानी शहर की बात अगर की जाए, यानी राजधानी शहर कौन सा है, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। राजधानी की बात की जाए, राजधानी, तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है भैया, वो है दिल्ली। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे 23 मार्च 2022 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो ट्यूलिप गार्डन है उसको खोल दिया गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार यहाँ पर कौन, मनोज सिन्हा प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दिया कौन प्रयासरत हैं, तो मनोज सिन्हा के प्रयास पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा यहाँ के दूसरे उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा यहाँ के दूसरे उपराज्यपाल हैं। पहले उपराज्यपाल यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें अगर, तो अगला सवाल है आपके सामने, यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेक्टिज्म में नियुक्त भारतीय कौन है। यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेक्टेटिज्म के जो हैं उसमें नियुक्त भारतीय कौन है, तो आशीष झा अभी हाल ही में कहाँ पर नियुक्त हुए, व्हाइट हाउस में। जयंती घोष इसका सही जवाब है। जयंती घोष जो है वो यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेक्टिज्म में नियुक्त भारतीय हैं। आशीष झा व्हाइट हाउस में कोविड-19 जो है उसके प्रबंधक के तौर पर, प्रतिक्रिया समन्वयक के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। शेफाली जो है वो नीदरलैंड जो देश है, कौन सा देश है भैया, नीदरलैंड। नीदरलैंड में भारतीय मूल के शेफाली, लेकिन नीदरलैंड में अमेरिका की इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया। सौम्या स्वामीनाथन के बारे में अभी आपको बता दिया कि भैया WHO जो है उसमें ये चीफ साइंटिस्ट के बतौर काम कर रही है सौम्या स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या है। नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन, नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लागू करने वाली पहली विधानसभा कौन सी है, तो पहली पेपरलेस जो विधानसभा है वही नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लागू करने वाली है। यानी पेपरलेस विधानसभा है, उसने पेपर को छोड़कर इस एप्लीकेशन को अपनाया है। तो पेपरलेस विधानसभा कहूँ तो भी वही समझना है, और अगर ई विद्या एप्लीकेशन जो है इस पेपर का प्रयोग नहीं करें और उसके स्थान पर इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए जाना गया तो उस राज्य का नाम क्या है, नागालैंड है। नागालैंड ने अभी हाल ही में इस प्रकार का कीर्तिमान जो है वो क्या किया है, स्थापित किया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, नागालैंड होगा। मणिपुर में बीरेन सिंह नए सीएम बने हैं, गोवा में प्रमोद सावंत, पंजाब में भगवंत मान नए सीएम यहाँ बने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर है 26 मार्च को मिर्गी का बैंगनी दिवस मनाया जाता है।
साथ ही कौन सा देश है जो वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस भी क्या करता है, मनाता है, तो उस देश का नाम बांग्लादेश है, जो हमारा पड़ोसी देश है। अच्छे मधुर संबंध हमारे रहे हैं बांग्लादेश से, कई बार कड़वाहट जरूर आई है लेकिन उसकी वजह भी आप लोग जानते हैं। तो बांग्लादेश इसका सही जवाब होगा। शेख हसीना यहाँ की मुख्यमंत्री है, शेख हसीना जो है यहाँ की प्रमुख है, शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में बस्तियों की अदला बदली को लेकर भारत में संविधान में संशोधन भी किया गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है, विंग्स इंडिया 2022 का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, ये मैंने अभी अभी पढ़ाया था। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दो तरीके से ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है। तो हैदराबाद में किया गया था, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उड्डयन मंत्रालय के मंत्री, उनके द्वारा, उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उड्डयन मंत्रालय जो है वो किसके अधीन है? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं उनके प्रयासों से इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके अलावा कई प्रकार के मिशंस जो हैं वो इसमें पूरे किए जाएंगे। किस प्रकार जो है वो लोगों को आसान सुविधाएं उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है, वो सब प्रयास इसमें किए जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं, क्या है नेक्स्ट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की दूसरी बार मुख्यमंत्री इनमें से कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, योगी आदित्यनाथ यूपी के दूसरी बार सीएम बने हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने हैं, यानी उत्तराखंड के सीएम बने हैं, प्रमोद सावंत गोवा के सीएम बने हैं, दूसरी बार बने हैं ये दोनों भी। भगवंत मान फर्स्ट बार बने हैं, और वो भी कहाँ के? पंजाब के। और आम आदमी पार्टी से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं ये दोनों उत्तर प्रदेश के क्या बने हैं भैया? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये उत्तर प्रदेश के दोनों क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री की इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इन्हें, दो उप मुख्यमंत्री इस बार बनाए गए। पिछली बार भी दो थे लेकिन इस बार जो हैं वो एक मुख्यमंत्री, दिनेश शर्मा जो पिछली बार थे उनके स्थान पर अब की बार किसको बनाया गया? ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जो है वो किसके स्थान पर बने हैं? तो दिनेश शर्मा जी जो हैं, दिनेश शर्मा, उस दिनेश शर्मा जी की जगह ब्रजेश पाठक को इस बार नया उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो क्या है। यहाँ पर 55 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से क्या किया है? सम्मानित किया गया है? INS करंज, INS वेला, ILS वलसुरा, INS विशाखापट्टनम। INS वलसुरा जो है, INS वलसुरा, इसको क्या किया गया? जामनगर जो है, कहाँ पर है भैया? जामनगर, आप सब जानते होंगे जामनगर पड़ता है गुजरात में। और जामनगर गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे कौन? हमारे राष्ट्रपति साहब गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे, तब उन्होंने जामनगर में जो नौसेना अड्डा है वहाँ पर जाकर के INS वलसुरा को जो है वो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से अभी हाल ही में क्या किया है? सम्मानित किया। आर हरि कुमार जो है, आर हरि कुमार जो है वो हमारे नौसेना प्रमुख हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी जानकारियां आप लोग जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो INS वलसुरा, जामनगर गुजरात, और भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है? गुजरात है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है? तो गुजरात की लगती है, गुजरात। और एक बात और ध्यान रखिएगा, गुजरात इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। चलिए अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है? उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम मेरे मित्रों है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है उसके द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया है। कौन है भैया? यहाँ पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी जो हैं वो यहाँ पर दूसरी बार सीएम बने, लेकिन इस बार ये विधानसभा का चुनाव भी हार गए। इन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। गोवा जो है यहाँ प्रमोद सावंत है, लेकिन फर्स्ट ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या की गई थी? समान नागरिक संहिता अभी तक लागू है। दूसरा राज्य उत्तराखंड बनने वाला है, फर्स्ट जो है वो गोवा है जहाँ पर प्रमोद सावंत जो है वो क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। प्रमोद सावंत जो हैं वो ध्यान रखना है यहाँ पर सीएम बने हैं। लेकिन पहला राज्य जहाँ पर समान नागरिक संहिता जो भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में जिसका उल्लेख है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अभी कौन सा राज्य लागू करने वाला है? तो अभी लागू करने वाला है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर जो आया है वो है 7वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो तथा 29वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब शिमला होगा, देहरादून होगा, नई दिल्ली होगा या भोपाल होगा। कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इस प्रकार के मिशन का स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी का भी मुख्य उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है भैया, सीधी सी बात यह है।
यानी पर्यटन को बढ़ावा देना, लोगों को सिटी की तरफ आकर्षित करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। और राजस्थान जो है इसमें स्मार्ट सिटी के तहत 4 जो हैं वो शहर शामिल हैं। और राजस्थान सरकार ने भी इस बार बजट में स्मार्ट सिटी, जो राज्य स्तरीय स्मार्ट सिटी शहर है, वो बनाने की भी घोषणा की है कि हम स्मार्ट सिटी शहर भी बनाएंगे, इस प्रकार की शुरुआत करेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 25 मार्च को लॉन्च किया गया। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला है। तो इसमें सीधी सी बात है, फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाला इसमें कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र है। और उसके बाद तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा है? तो तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला इसमें कर्नाटक है। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपके सामने। 25 मार्च को भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली जो है यहाँ पर लाल किले में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? लाल किला जो दिल्ली का है, क्या है भैया? लाल किला। और कहाँ पर है लाल किला? ये लाल किला उत्सव भी इसे कहा जा सकता है। लाल किला उत्सव के नाम से भी हम इसे जानते हैं। प्लस इसका उद्घाटन किसने किया? तो स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी जो है, इन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया। इसे लाल किला उत्सव के नाम से भी जानते हैं। लाल किले की प्राचीर से इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर मेरे मित्रों क्या है, जरा देखिए। 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही जवाब है असम राइफल्स जो है, इसने अपना 187वां जो है वो स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। और यह एक अर्धसैनिक बल है जो किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय जो है, इस गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला एक क्या है? अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स जो है। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में भी क्या किया है? हिस्सा लिया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, आरबीआई गवर्नर द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो पहली बात तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जरूर ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? पहली इंपॉर्टेंट बात है, इस हब का उद्घाटन जो है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया गया। और आरबीआई के गवर्नर हमारे कौन है? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या हैं? गवर्नर है। इससे पहले उर्जित पटेल और रघुराम राजन भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो शक्तिकांत दास के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की गई। और आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। पहले इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में था, बाद में इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय वर्तमान में स्थित है। चलिए इसके बाद आपको अभी जो बात है वो बतानी है, तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर अभी हाल ही में बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु यहाँ पर क्या किया है मेरे मित्रों? तो बेंगलुरु में अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। आरबीआई द्वारा बेंगलुरु में इनोवेशन हब का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। चलिए मेरे मित्रों, आज की क्लास में ये सारे सवाल मैंने संपन्न आपको करा दिए, लेकिन दो बातें और बता रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो जरा सुन लीजिएगा। एक तो आपको याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप जो आयोजित होने जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का है, वो फीफा 2022 का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया जाएगा? पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, उसका आयोजन किया जाएगा कतर में। उसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो कतर में उसका आयोजन किया जाएगा। कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक होगा? तो 21 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर से लेकर के यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा मेरे मित्रों 18 दिसंबर 2022 तक। 18 दिसंबर 2022 तक। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत का ऐसा ब्रांड जो इसको क्या करने वाला है, ब्रांड नेम जो है स्पॉन्सर बनने वाला है। तो बाइजू का नाम आपने सुना होगा, बाइजू टेक्नोलॉजी के नाम से, या बाइजू एक एजुकेशनल ऐप के नाम से भी आपने जानते होंगे इस बाइजू को। ये बाइजू इसको स्पॉन्सर करने वाला है, जो कि भारतीय पहली कंपनी है जो फीफा को क्या कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। कब से कब तक? 21 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक। और बाइजू इसका स्पॉन्सर है, जो कि भारतीय पहली कंपनी है जो इसको स्पॉन्सर करने वाली है। इसके बाद दूसरा जो है वो एक सवाल बता रहा हूँ, आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुना होगा। ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है, ये ध्यान रखना, भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। इसके अभी हाल ही में एक एडवांस वर्जन जो है, उस एडवांस वर्जन का जो है वो परीक्षण अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ से किसका किया गया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, इसके एडवांस वर्जन का
जो परीक्षण किया गया एडवांस वर्जन जो है, इस एडवांस वर्जन का अभी हाल ही में एडवांस वर्जन का उद्घाटन या फिर परीक्षण कहाँ से किया गया, तो अंडमान निकोबार से किया गया था। तो मेरे मित्रों, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा प्रयास, पूरी कोशिश की है आप सभी के सामने कि सप्ताह भर की सारी न्यूज़ जो है वो मैंने आपके सामने रखूं। तो मैंने पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, बिना किसी लाग लपट के आपके सामने ये सब कुछ रखा है। आपको अगर पसंद आए तो अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।